नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360 विद मनु। आज के हमारे बिग न्यूज में हम बात कर रहे हैं यूएई में इजराइल का दूतावास, अफगानिस्तान में तालिबानी कानून, उइगर मुस्लिमों के साथ कोई भी मानवाधिकार उल्लंघन नहीं और चीन की गुलामी, पश्चिमी देशों से टकराव, अरब देशों से दुश्मनी, आतंकवाद का जहरीला खेल, पाकिस्तान किस ओर जा रहा है। इसके साथ ही सबसे अहम, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी अपने 100 साल पूरे कर रही है। जानेंगे इस पूरे खेल को। आज हमारे शो में हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, जो कि जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट हैं और डिफेंस एनालिस्ट है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि यूएई में इजराइल का दूतावास जो खुला है, आपको क्या लगता है कि अरब वर्ल्ड के साथ इजराइल के संबंधों में किस तरह का बदलाव आएगा? See, Manu, when it comes to United Arab Emirates and Israel, both are very smart countries. दोनों बहुत स्मार्ट कंट्रीज हैं। वो जानते हैं कि क्या उनके नेशनल हित को सूट करेगा। अब आप देखिए कि ये दोनों के बायलैटरल ट्रेड किस लेवल तक पहुंच सकता है। इसराइल से बहुत हद तक टेक्नोलॉजी आ सकती है यूएई के पास, और यूएई से जो ट्रेड का जो हब है, एक व्यापक ट्रेड हब के रूप में पूरे रीजन में इसराइल अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकता है, और साथ में यूएई का इन्वेस्टमेंट वहां पर हो सकता है इसराइल में। तो आप ये देखिए कि बहुत ज्यादा इनके बीच में हो सकता है, जो कि ना जॉर्डन के साथ हो सकता था क्योंकि जॉर्डन के बड़े पुराने ताल्लुकात थे इसराइल के साथ, ना ही अजरबैजान के साथ हो सकता था, ना इतना टर्की के साथ फिर भी हुआ, वो ना ही इजिप्ट के साथ होना संभव था। जहां तक कि इजिप्ट की बात है और सीरिया की बात, जॉर्डन की बात है, इनके साथ तो होना संभव था भी नहीं इतना, क्योंकि इनका पॉलिटिकल वेटेज भले ही हो सकता है, कम से कम इजिप्ट का स्ट्रेटेजिक वेटेज हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक पूल उनके पास नहीं है, वो विजन भी नहीं है इकोनॉमिक, जो कि यूएई के पास है। और यूएई एक एग्जांपल यदि सेट करता है तो नेक्स्ट विल बी मार्क माय वर्ड, इट विल बी ओमान, नॉट सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया विल कम लास्ट, क्योंकि ओमान बड़ा पीसफुल कंट्री है और वे भी अपने नेशनल हितों को बड़े अच्छी तरह से गवर्न करना चाहते हैं कि इनको किस प्रकार से मॉनिटर करना है। तो मुझे लगता है कि ये विन विन सिचुएशन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इसराइल के बीच में। और दूसरी बात, एक बात और देखिए आप, कि जो अरब वर्ल्ड प्रॉपर जीसीसी वर्ल्ड है, जो 6 कंट्रीज हैं गल्फ कॉपरेशन की, उनकी यदि आप बात करें तो उनमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, इंक्लूडिंग इन सऊदी अरेबिया। दे आर मॉडर्नाइजिंग देमसेल्फ। मतलब मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया कब होती है? जब आदमी के पास पैसा आता है। जब पैसा आना शुरू होता है तो वो धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी की परिकल्पना, यूनिवर्सिटीज की परिकल्पना, वो सब होती है। एक वो स्टेज जब क्रॉस होती है तो उसके बाद फिर जो आपका एक, जिसको कहते हैं दृष्टिकोण बड़ा होना, तो वो बड़ा दृष्टिकोण कहीं ना कहीं जीसीसी के कंट्रीज, चाहे वो कुवैत हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, डेफिनेटली यूएई है ही सही, ओमान हो, इन सब ने वो अचीव कर लिया है। और अब मुझे लगता है कि ये उसमें एंटर होने को रेडी हो चुके हैं। यदि डोनाल्ड ट्रंप होते और इलेक्शन नहीं हारते तो शायद है कि इस चीज को और रफ्तार मिलती और उससे सभी को फायदा होता। दूसरी एक बात और देखिए, यूएई ने बड़े स्मार्टली, आप ये देखिए ना, कि इसराइल के साथ जो संबंध स्थापित किए, क्योंकि चाहे सऊदी अरब हो, चाहे इसराइल हो, या फिर यूएई हो, इनमें सबसे बड़ा कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? कॉमन डिनोमिनेटर ये है कि ये सारे देश जो है अमेरिकन कैंप से आते हैं। और यू कैन से कि इसराइल जो है वो 51वां स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो अमेरिका के लिए उसकी सुरक्षा के जो हित हैं, उसके जो सामरिक हित है, वो सर्वोपरि होते हैं पूरे रीजन में। अब जब इसराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम कर लिए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, तो एक तरह से कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर विद इन द अरब स्टेट्स में यूएई आगे निकल जाएगा। क्यों कह रहा हूं? कि जो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड अमेरिकन टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट होता है, वो कहीं ना कहीं इसराइल उसको रोकवाता था अपने इन्फ्लुएंस से, कि इससे क्या होगा कि बैलेंस ऑफ पावर का जो फलक्रम है वह चेंज होगा। लेकिन जब से ही इनके ताल्लुकात कायम आपस में हुए हैं, आपने देखा होगा ये
चाहे आप जो बाइडेन से पहले की बात करें तो F-35 देने के लिए अमेरिका रेडी हो गया था, जो एज कटिंग टेक्नोलॉजी थी वो देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन वो जो बाइडेन ने उसको आकर रोका, लेकिन वो रोकना भी टेम्पररी होगा, वो आगे जाकर वापस स्थापित होगा, क्योंकि अमेरिका का ब्रेड एंड बटर जो है वो आर्म्स सेल से होता है, तो वो तो अपना उद्देश्य पूरा करेगा। तो इसी के तर्ज पर मैं देखता हूँ, और मुझे लगता है, और मुझे लगता नहीं है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो यूएई के अरब्स हैं, नेटिव अरब्स हैं वहां पर, बहुत सारे इजरायली दोस्त थे, और इनसे जब मैं बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि जो पब्लिक टू पब्लिक P2P ताल्लुका कायम होना चाहिए वह कायम हो रहे अमीरातियों के बीच में और इजरायलियों के बीच में। तो ये किसी भी दो देशों के संबंध को प्रगाढ़ता देने के लिए सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। यदि सही दिशा में जाना है तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो फिर ठीक है ना, भारत के और पोर्चुगल की गवर्नमेंट के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, भारत के और चिले के गवर्नमेंट के भी बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन एक भारतीय बताओ जो किसी चिलियन का बहुत अच्छा दोस्त तो नहीं है। तो वो संबंध राजनयिक रूप में हो सकते हैं, लेकिन जब P2P संबंध बनते हैं तो फिर वो उसकी सीमा बहुत बड़ी होती है, बड़ी व्यापक होती है, वो कई बार गवर्नमेंट के मत नहीं मिलने के बावजूद भी चलती है। वो कैसे, जैसे इंडो नेपाल का संबंध है, जैसे इजराइल और ओबामा के टाइम का संबंध था, तो वो सरकारों के बीच में मतभेद था, मनभेद भी था, लेकिन जब जनता का मत एक साथ था तो फिर वो सब बाउंड्रीज को क्रॉस करता है। तो मुझे लगता है अमीरात के बीच में और इसराइल के बीच में वो इस प्रकार के स्थापित हो सकते हैं, और ये ऐसे संबंध स्थापित हुए हैं अजरबैजान के बीच में भी। देखिए, आप अजरबैजान को देखिए, अजरबैजान इज अ वेरी क्लोज निट अलाय टू इसराइल, इतना क्लोज नहीं अलाई है कि सबके मना करने के बाद भी अभी जो नगोर्नो काराबाग की जंग चल रही थी वहां दो तरह के ड्रोन्स का उपयोग हुआ जिन्होंने जो गेम चेंजर थे। एक टर्किश ड्रोन था मनु, जो विजिलेंस का काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा था, पूरे पिक्चर्स प्रिसाइज लोकेशंस लेके दे रहा था, वो उसमें काफी अच्छा निपुणता हासिल उन ड्रोन्स की। और दूसरा शार्प शूटिंग ड्रोन था, वो कैसे चल रहे थे कि पहले बिल्कुल चीप वाले ड्रोन वो निकाल रहे थे, यूज एंड थ्रो टाइप के ड्रोन, जिससे उनकी जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से वो फायर करें, उनकी लोकेशन एक रफ लोकेशन मिल जाए। उसके बाद जाता था टर्किश ड्रोन, वो उसका प्रिसाइज लोकेशन मार्क करता था। उसके पीछे आता था इजरायली ड्रोन, जो बिल्कुल प्रिसाइज गाइडेड मिसाइल से उसको मारता था, और जो सैम थी उनकी सरफेस टू एयर मिसाइल्स और दूसरे सिस्टम इक्विपमेंट और टैंक्स, उनको ऑब्सोल्यूट कर दिया था। मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये टैंक्स वगैरह तो अब ये पिछले जनरेशन की चीजें हैं, दे आर ऑलमोस्ट ऑब्सोल्यूट, और इस छोटी सी जंग ने साबित कर दिया कि अब इनका टाइम जा चुका है। तो मुझे लगता है कि ये जो संबंध ताल्लुकात कायम हुए हैं, ये इनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी है, और जब इकोनॉमिक वायबिलिटी होती है तो चीजें चलने लगती हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, इसराइल के लिए, अमीरात के लिए। बाकी तो भविष्य के घर में ही है डॉक्टर साहब की क्या होता है, लेकिन हाँ, फिलहाल दोनों देशों के लिए ये वाकई ही विन विन सिचुएशन है। अब मैं अपना अगला सबसे अहम सवाल आज का लेती हूँ डॉक्टर साहब, वो है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अभी हाल ही में अपने 100 साल पूरे किए हैं। पूरी दुनिया में उसके कर्जदार देश मौजूद है, कोरोना में उसे क्लीन चिट दे दी गई है। चीन की आक्रामकता पर लगाम लगाने में अमेरिका अभी तक क्यों नाकाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है, थोड़ा रुक रुक के आ रही थी, लेकिन मैं सवाल रिपीट कर दूं डॉक्टर साहब? हाँ, उसकी आक्रामकता को रोकने के लिए अमेरिका की नाकामी कहाँ रही डॉक्टर साहब? देखिए मनु, मुझे लगता है कि अमेरिका का या तो जो थिंक टैंक है उसमें कोई ब्रेन्स नहीं है, या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम नॉट सेइंग जो बाइडन और कमला हैरिस, लेकिन कहीं ना कहीं चीन से दूसरे जो बड़े एडमिनिस्ट्रेशन की पोर्टफोलियोज हैं, जो बड़े बड़े जो हैवी वेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं चीन से किसी ना किसी चीज के ऊपर दबाव में है। और वो दबाव बहुत प्रकार के हो सकते हैं, वो वीडियोस के फॉर्म में हो सकते हैं, वो मनी ट्रेल के फॉर्म में हो सकता है, वो मनी बेनिफिट्स के नाम पे हो सकता है, बहुत प्रकार के नाना प्रकार के दबाव होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और ये इसलिए लगता है हमको क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका को इस समय जितने उसके रिसोर्सेज हैं, असीमित रिसोर्सेज, में बार बार कहता हूँ किसी देश के पास नहीं होते हैं, अमेरिका के पास भी नहीं है। अभी चीन जो डेफिनेटली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और
आगे बढ़ती इकोनॉमी है अमेरिका की, और दूसरी जो इकोनॉमी है इंक्लूडिंग अमेरिका की इकोनॉमी वो स्लो पेस पर है। विशेषकर कोरोना के बाद चीन की पॉजिटिव में जाती हुई इकोनॉमी, ऊपर उठती इकोनॉमी है। यदि उसको चैलेंज करना है और उसके जो आप ये कह सकते हैं महत्वाकांक्षाएं हैं, सामरिक महत्वाकांक्षा की, वो अपने आप को मिडिल किंगडम के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और अपनी संप्रभुता की बात करते हैं समूचे वैश्विक पटल पर। तो ऐसी स्थिति में उसको चेक एंड बैलेंस करना है, उसको कंट्रोल करना है कहीं ना कहीं, तो अमेरिका को मिडिल ईस्ट से निकलना होगा। बिना मिडिल ईस्ट के निकले नहीं हो सकता। मिडिल ईस्ट का काम वो इजराइल, यूएई, सऊदी अरब जैसे उसका अलायंस के ऊपर छोड़ सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं इराक में और सीरिया में बार बार वापस इन्वॉल्व होता जा रहा है यूनाइटेड स्टेट। ईरान से चीजें सुधर नहीं रही है यूएस की। तो ये जो चीजें है ना, ये अमेरिका के संसाधनों को वापस मिडिल ईस्ट में रोक के रखेंगी। वो जब ये रोक के रखेंगी तो इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? इसका बेनिफिशियरी एक ही है, वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस रूप से आक्रामक थे चीन के खिलाफ, या डोनाल्ड ट्रंप के समय जो जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट से निकलने की कोशिश हो रही थी, चाहे अब्राहम एकॉर्ड्स करके या फिर अफगानिस्तान से निकलने का मूल भावना, मूल प्रोग्राम उन्हीं का था। मैं उसका विरोधी था लेकिन उन्हीं का था। लेकिन उससे ये होता कि इंडो पैसिफिक में पूरे के पूरे संसाधन अमेरिका झोंक सकता था। लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे अभी तक तो दिखा नहीं है, और दूर से भी ऐसा नहीं दिख रहा कि किसी प्रकार का कोई इनका ऐसा मंशा है कि चाइना को चेक करें। ये ऐसा ही चलता रहेगा, और यदि ऐसा ही चलता रहता है तो मार्क माय वर्ड्स, अमेरिका का नीचे आना निश्चित है। हम तो खैर चीन से लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे और लड़ भी लेंगे, क्योंकि भारत एक अलग प्रकार की शक्ति है और चीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंजर के रूप में भारत ही है। कुछ अभी वेस्टर्न प्रेस में, मैं नाम बोल रहा हूँ कौन सा अखबार था, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि क्वाड की सबसे कमजोर कड़ी भारत है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये लोग क्या समझते हैं अपने आप को, या फिर इनका दृष्टिकोण क्या है। आप ये बताइए कि बूट्स ऑन ग्राउंड चाइना के सामने कौन रखा हुआ है? एकमात्र भारत रखा हुआ है कि अमेरिका ने रखे हैं? अमेरिका के कोई बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है। क्या ऑस्ट्रेलिया ने एक भी सोल्जर फेस कर रहा है? क्या जापान कर रहा है? नहीं कर रहे हैं। तो जो एकमात्र शक्ति है भारत, जो सीधे चैलेंजर के रूप में खड़ा हुआ है चाइना के, उसको कह रहे हैं कि आप क्वाड की कमजोर कड़ी हो, और ये भी फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है। तो भारत जो है वो तो चाइना के साथ संघर्ष भी कर रहा है, और संघर्ष की दिशा में हम आगे चलते रहेंगे, और मुझे लगता है कि वो लंबा संघर्ष है जिसको हमको करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका की स्थिति जो दिख रही है ना, मुझे दिख रही है कि वो 1918 का ब्रिटेन है। जी डॉक्टर साहब, फाइनेंशियल टाइम्स ये बात कह सकता है, उसके नाम से ही क्लियर होता है, आप समझ सकते हैं क्यों कह सकता है। वो तो वेस्ट के मीडिया में भी बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जैसे अपने भारत के बीच में भी मौजूद हैं। आपको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है दिल्ली का और सारी जगहों का, आपसे ये बात ढकी छुपी नहीं है। डॉक्टर साहब, चाइना ने जो अभी हाल ही में 100 साल पूरे किए हैं, और देश के अंदर ये चीज एक ये नैरेटिव भी बनाया जाता है कि चाइना वाकई ही बहुत पावरफुल है, भारत उसको फेस नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि हकीकत में चाइनीज आर्मी है क्या पीएलए? नहीं, भारत फेस क्या नहीं कर सकता है? 2017 में हमने डोकलाम में फेस किया था। अभी आप देखिए कि चाइना ने जो लद्दाख से अपने सैनिकों को वापस लिया था और चीजों को कूल डाउन किया था, वो किस लिए किया था? मैं उस समय से चिल्ला रहा था, कोई लोग मुझ पे हंसते थे कि इनको 100वीं वर्षगांठ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मनानी है, और यदि भारतीय सैनिकों से वो उलझते रहेंगे, उनके सैनिक मरते रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं उनके मुंह पे तमाचा होगा कि आपकी 100वीं वर्षगांठ इधर बन रही है, उधर हमारे फौजी मर रहे हैं। तो भारत तो कॉन्स्टेंटली चीन के आंखों में आंख डालकर बात कर रहा है। लेकिन आप देखिए ना कि ये तो एक मौकरी हुई थी, जो इनकी 100वीं वर्षगांठ थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, उसमें किसी ने एक मास्क नहीं पहना था। लीव असाइड शी जिनपिंग, यहाँ तक कि जो चीयर लीडर्स थे उन्होंने भी नहीं पहना था। तो वो दुनिया को एक संदेश दे रहे थे, देखो तुम लोग मर रहे हो और हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसमें भी आप देखिए ना मनो, कि उसमें सब अच्छी अच्छी चीजें बताते रहे कि जो चाइना ने जितनी बहुत अच्छी ग्रोथ की है, इकोनॉमिक ग्रोथ की है, इतने मिलियंस ऑफ लोगों को
जो उन्होंने एक्यूट दरिद्रता से बाहर निकाला है, उन सब को लेगेसी बता रहे हैं वे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कल्चरल रिवॉल्यूशन भी कुछ चीज हुई थी जिसमें 40 से 60 या 70 मिलियन तक के लोग जो थे वो मारे गए थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि माओ की जो ग्रेट लीप थी उसमें किस प्रकार से ग्रेट लीप फॉरवर्ड की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मैन मेड फेमाइन आया था, जिसकी चपेट में करोड़ों लोग आए थे। ऐसी स्थिति हो गई थी कि चीनी लोग अपने जूते के चमड़ों को उबाल के खाने पे मजबूर हो गए थे। तो ये सब चीजें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बताती है। और फिर उसमें उन्होंने क्या किया है कि अब चूंकि उनके पास और कुछ चीज नहीं है, चाइना के साथ सबसे बड़ा विषय जो है वो एक मिडिल इनकम कंट्री की ट्रैप में फंस चुका है। और मिडिल इनकम कंट्री की जो ट्रैप होती है ना, उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो चाइना उसमें फंसा हुआ है। अब वो राष्ट्रवाद के नाम पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का इकबाल रखना चाहते हैं, इसीलिए बार बार वो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन की बात करते हैं। वो अब कहने लगे हैं कि अभी तक तो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन थी, अब वो बोलते हैं कि 120 साल पुराना चाइना नहीं है। जब वो 120 साल पुराने चाइना थे तो सच में मुझे भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि जो ओपीएम वॉर्स हुई थी, जिस प्रकार से बॉक्सर रिवोल्यूशन थी, उसको 8 विदेशी शक्तियों ने मिलकर, जिसमें अमेरिका और इंग्लैंड भी थे, उन्होंने मिलकर क्वेश किया था। जिस प्रकार से बीजिंग में कत्लेआम था, वो ऐसा ही कत्लेआम हुआ था जो 1857 में हमारे हिंदुस्तानियों के साथ अंग्रेजों ने किया था। तो उससे तो हमको भी उनके प्रति कई बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन ये सब बातें करके फिर शी जिनपिंग ने कहा एक बात और, कि चाइना को यदि कोई भी आज के समय बुली करने की कोशिश करता है तो देयर स्कल्स विल बी स्मैश्ड अगेंस्ट द आयरन वॉल ऑफ स्टील क्रिएटेड बाय 140 बिलियन चाइनीज। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का उभार करके मिडिल ट्रैप कंट्री जो हो चुकी है, मिडिल इनकम ट्रैप कंट्री, उसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का इकबाल चाहते हैं। और डोंट फॉरगेट कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इतने वर्षों तक सोवियत संघ के विघटन के बाद भी राज करने में सक्षम रही है और अच्छी तरह से राज की। उसका मूल कारण यह है कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वहां हुए और उसकी वजह से लोगों की आय में वृद्धि हुई। तो जब आय में वृद्धि होती है ना, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। गल्फ की मोनार्कीज, जो जो अरब कंट्रीज की मोनार्कीज हैं, वह बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मोनार्कीज हैं, लेकिन जनता उनका फेवर करती है। क्यों करती है? क्योंकि जनता के हाथ में पैसा आया है, चाहे वो ऑयल की वजह से आया हो, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जिस प्रकार की उन्होंने काम किया। उसकी आई एम सॉरी, माय पेट अंदर आ गया तो वो हिला रहा है ट्राइपॉड को। कोई बात नहीं। तो उसकी वजह से आया हो तो उस वजह से जनता में रोष नहीं होता है। लेकिन चाइना की जो स्थिति है ना, वो मिडिल इनकम कंट्री के ट्रैप में फंस चुका है। अब वो अपना इकबाल रखने के लिए उनके पास एक ही चीज बचती है कि वो राष्ट्रवाद का उभार करें। वो करने की कोशिश कर रहे हैं इन सब वक्तव्य से। जी डॉक्टर साहब, चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के जो 100 साल हुए हैं, इस पे हमारे पड़ोसी इमरान खान नियाजी की तरफ से बयान आया है अभी, वो डॉन न्यूज़पेपर में उनके में पब्लिश हुआ, जिसमें वो ये कहते हैं कि वेस्ट की मीडिया मिसगाइड कर रही है दुनिया को। चाइना में उइंगर मुस्लिमों के साथ कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन या कुछ भी इस तरह का नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल महफूज और शानदार जिंदगी जी रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये चिराग तले अंधेरा है या क्या है? ये पाकिस्तान कह रहा है ना? जी, इमरान खान साहब। मैं एक चीज देख रहा हूँ, नहीं, ये पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा है। मैं सीजीटीएन को भी देखता हूँ ना, जो चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी का मीडिया है, आजकल शिनजियांग के बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाते हैं जिसमें लोग खुशहाल हैं। और मैंने देखा था कि जब रमजान का समय था तो रमजान बहुत खुशहाली के साथ मन रहे हैं, फिर ईद का समय आया तो ईद मन रही थी और बहुत अच्छा उसको दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपनी इमेज मेकओवर की कोशिश है, ये प्रोपेगेंडा है। और प्रोपेगेंडा के पार्ट है इमरान खान। उनका वक्तव्य कितना पार्ट है आप इससे समझ सकते हैं। जब सीजीटीएन ही था शायद, जब उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने एक बात कही कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना से अपने ताल्लुकात कम करने के लिए पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। अब आप समझ जाओ कि प्रोपेगेंडा मशीनरी किस प्रकार से काम कर रही है। तो पाकिस्तान को किस प्रकार से चाइना ने अपनी डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा लिया है, वो डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी ही है जो ये सब कुछ करवा रही है। क्योंकि आप ये सोचिए ना, आप थोड़ा सा
हम जब जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमको मानवीय पक्ष के हिसाब से सोचोगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बंदा या बंदी जो ब्याज में और कर्जों में फंसा हुआ है, उससे आप कुछ भी करवा सकते हो। सच है। तो यही ब्याज देने वाला चीन है, लेने वाला पाकिस्तान है। आप उस बोली को समझ जाओ। बाकी सही बात है, इसीलिए आईएमएफ में जाके बजट पास होते हैं, अदरवाइज और किसी एंड मुल्क। लेट मी ऐड वन थिंग, लेट मी ऐड वन मोर थिंग। जो नहीं, जस्ट लेट मी ऐड वन मोर थिंग। एक चीज और भी हुई है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, जो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा आर्थिक सहयोग करते थे, अमेरिका से दूर होने की वजह से पाकिस्तान के, अब वो उसको सहयोग नहीं करते हैं। और भारत का भी उसमें कूटनीति है। और भारत के भी देखिए, एक बात और भी समझिए, आज के समय सऊदी अरब को देखें तो वो भारत को ज्यादा अच्छा और विश्वसनीय अलाय मानता है। उसका आप कारण समझिए कहाँ है, वो यमन जंग में है। यमन जंग में क्या हुआ था, पाकिस्तानी आज तक सऊदी अरब को लूटते रहे ये बोलकर कि जिस दिन आपको ऊपर कोई हमला होगा, जिस दिन आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में होंगे, हमारी फौज मतलब आपकी फौज है। लेकिन जब यमन में एमबीएस ने अपने सैनिक भेजे और यूएई ने भी भेजे, जब हमले करने शुरू हुए, जब जंग शुरू हुई, तो पाकिस्तान ने ज्वाइन करने से साफ इनकार कर दिया। वो दिन था कि उनको भी शायद समझ में आ गया कि नहीं, दीज आर नॉट द रिलायबल पार्टनर्स फॉर अस। इसमें इसमें एक चीज और भी है और डॉक्टर इंडिया की तरफ साहब। ये एक बात नहीं, जब जब नहीं, जी थोड़ा जी मैं मुझे डिफेंस जोड़ लेने दे। आप जी। देखिए कि डिफेंस किस प्रकार से भारत के साथ बनता जा रहा है कि अब हम यूएई के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। जॉइंट एक्सरसाइज करने का मतलब ये हुआ कि आपका इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी, आपकी काफी चीजें आगे जा रही हैं। फिर हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं, वे जाते हैं यूएई और सऊदी अरब, और वहां के जो प्रशिक्षण करते हैं, वहां के एड्रेस करते हैं जाके उनके सैन्य अधिकारियों को। तो ये दिखाता है कि अब उनके दृष्टिकोण में अमेरिकन कैंप तो है ही सही, साथ में इंडिया भी उनके सामरिक हितों के लिए आ रहा है आगे। अब आप देखिए, अमेरिका, इंडिया, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, बाकी सब चीजें आपको समझ में आती है कि चाहे उसमें पाकिस्तान फिट ही नहीं होता ना, भारत के साथ होता है ना, यूएस के साथ आज की तारीख होता है, खुद बोलते हैं ना, इजराइल के साथ होता है ना, यूएई के साथ होता है ना, सऊदी अरब के साथ होता है। तो वो तो ऑड मैन आउट हो गया है ना। तो उसको तो चाइना की वाहवाही करना है क्योंकि उसको चाइनीज के अंदर रहना है। डॉक्टर साहब, वैसे तो आपने काफी हद तक इसका जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान में तालिबान का कानून और रोहिंग्या मुस्लिमों पे उनकी फीडबैक रहती है कि उन्हें कुछ पता नहीं होता है। चीन के साथ इसको हम गुलामी भी बोलते हैं। पश्चिमी देशों के साथ भी उनका आजकल कुछ ज्यादा ही टकराव चला हुआ है। जिस जिस प्रधानमंत्री ने आधी से ज्यादा उम्र यूरोप में बिताई हो, वो अचानक उनके साथ टकराव में आ जाता है। अरब देशों के साथ उनकी दुश्मनी है। आतंकवाद का जहरीला खेल जो उनको अंदर से खुद भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के आने वाले दिनों में सिचुएशन क्या होगी? पाकिस्तान होगा होगा तो किस रूप में होगा? वहां के लोगों का क्या होगा? देखिए, मैं पाकिस्तान के विषय में मेरा एक मत बड़ा स्थापित है कि पाकिस्तान को कोल्ड वॉर जब होती है तो उसका फायदा होता है। और ये कोल्ड वॉर जो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स की है, पहले कोल्ड वॉर जो सोवियत संघ की और संयुक्त राज्य की मतलब अमेरिका की थी, उसका फायदा इनको डेफिनेटली मिला था। उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर के इनके पास आते थे, वो अफगानिस्तान में भेजने के नाम पर, दूसरे नामों पर इनको मिलता था। अब जब चाइना के साथ यही स्थिति बनती जा रही है तो ये लोग वहां से भी पैसा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैं सोचता हूँ पाकिस्तान जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। इनको ये आ गया है कि जो उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन है, एंड फॉर दैट सेंस इट्स अ वेरी गुड रियल एस्टेट, क्योंकि वो इतना अच्छा रियल एस्टेट है कि एक तरफ अफगानिस्तान है, पूरा सेंट्रल एशिया उसके पास में आता है, मिडिल ईस्ट का दरवाजा खुल जाता है, भारत उससे लगा हुआ है, चीन उसके पास है। तो वो एक रियल एस्टेट के रूप में तो बहुत अच्छा रियल एस्टेट है। तो उस रियल एस्टेट की खाते हैं एक दूसरे को सबसे लड़ाकर। तो लेकिन ये यही उधार उसी के प्रकार से जो चल रहा था वही चलता रहेगा, इसे लिया उससे लिया। लेकिन ये उधार के पैसे से देश की जनता कब तक संभलेगी डॉक्टर साहब? अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कराची में जो ये अपने आर्मी वाले और ये जो नेवी वाले जो बहरिया टाउनशिप वगैरह जो स्प्रेड कर रहे हैं एक तरह से, उसमें आम जो पाकिस्तानी कॉमन मैन के रूप में जो है
वो तो पिसता जा रहा है, वो तो गांव के गांव ये लोग खाली करवा के और उसको बेसिस बना रहे हैं, या कह लीजिए कि वो क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे रिहाज बना रहे हैं, लेकिन फोर्सेस वालों की, चाहे वो नेवी के हो चाहे आर्मी के। आपको नहीं लगता ये अंदर ही अंदर जो उनके विरोध हो रहा है, एक तरफ कराची खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ रावलपिंडी है, सिंधी सिंधी अलग से खड़े हुए हैं, लाहौर इकलौता एक छोटा सा कॉम्पैक्ट बच के रह गया है डॉक्टर साहब? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आपको समझना हो तो आयशा सिद्दीकी का नाम है शायद, आई एम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी पुस्तक है मिलिट्री आईएनसी। वो पाकिस्तानी मिलिट्री किस प्रकार से एक इनकॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करती है, वो चाहे फिल्म प्रोडक्शन हो, चाहे वह सीरियल्स का निर्माण हो, सीरियल मतलब खाने वाले सीरियल्स का निर्माण हो, चाहे रियल एस्टेट का काम हो, चाहे फर्टिलाइजर्स बनाने हो, चाहे ट्रैक्टर बनाने हो, तो ये सब काम पाकिस्तानी फौज करती है। और इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन पे ऐसे ही चलते हैं। ये कब तक चलेगा, वो कब तक नहीं चलेगा, ये डिपेंड करता है पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, कब तक वो इस प्रकार के लोगों को टॉलरेट करते हैं। अगर वो सड़क पे उतरने की कुवत नहीं रखते हैं तो चलता रहेगा, अगर वो इनको फेंकने की कुवत नहीं रखते हैं चलता रहेगा। वो तो उन्हीं के ऊपर है कि उनको कब आउट करें। कुछ दिन पहले मैंने कुछ प्रोटेस्ट सुने थे, उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई थी, अच्छा हो रहा है ये पहली बार कि लोग जाग रहे हैं। इससे भारत से भी अगर लोग जागते हैं संबंध अच्छे होंगे। कि बाजवा जनरल कुत्ता है, ये नारे जी। लगे थे पंजाब में, वह भी। तो अगर पंजाब में इस प्रकार की चीजें, जो कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है यूज करने के लिए, लेकिन बताऊंगा कैसे, अब तक तो उसका समझाऊंगा नहीं, इस तरह की चीज आगे बढ़ती हैं तो फर्क पड़ेगा, वरना फिर उनके मुकद्दर में वही है कि इसी प्रकार से उधार की जिंदगी जीना। जब तक के जहाँ के लोग यदि इस प्रकार के शासक वर्ग को रिमूव करने की कुवत नहीं रखते हैं, तो उनको फिर जिंदगी जो है उनके मुकद्दर में वैसी ही रहती जैसी आज चल रही है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है और एक व्यूअर का भी सवाल है, मैं दोनों को साथ ही ले लेती हूँ। मेरा सवाल यही है कि हाल ही में जिस तरह से अमेरिकी सेना अचानक से वो एयरबेस भी छोड़ के चली गई, वहां के लोकल उनको भी नहीं पता लगा जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह से संभाल रहे थे। दूसरा, तालिबान ने जाने से पहले ही डिक्लेयर कर दिया, अपने रूल्स लगाने शुरू कर दिए हैं, महिलाओं पे बैन लगाना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है कि ये पूरे अफगानिस्तान में अचानक ही फैलेगा, ये पोर्शंस रहेंगे कि एक वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रन करेगा अफगानिस्तान, एक पोर्शन वो जो तालिबान रन करेगा? और इसके साथ ही मैं अपने व्यूअर का सवाल ले लेती हूँ डॉक्टर साहब। परवीन चंद्र वशिष्ठ जी लिखते हैं, अफगानिस्तान से यूएस सेना का प्लान भारत की सुरक्षा पर क्या असर करेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता ये डेमोक्रेसी वगैरह की बात मत करो अफगानिस्तान के संदर्भ में, क्योंकि यदि यूएस को डेमोक्रेसी इतनी ही स्ट्रांग करनी थी तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ते हैं। जब यूएस की इतनी बड़ी फौज बैठी हुई थी वहां पर, तब भी 3-3 महीने तक यदि चुनावों के परिणाम नहीं आ पा रहे थे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ अफगानिस्तान जो है वह चुनावों के नतीजे डिक्लेयर करने में इतने महीने ले रहा था, तो उससे क्या होना है, कुछ नहीं होना है। तो ये सब फिजूल की बातें हैं। मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम और मैटर ऑफ मंथ्स मैक्सिमम कि काबुल गिर जाएगा, और काबुल विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ तालिबान नाउ। तो ये तो कुछ समय की बात है। और बाकी आप जो बात कह रहे हो ना कि उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अभी से फ्रेम करना शुरू कर दिए हैं, हम बात कर रहे हैं लक्षणों की। ये तो लक्षण है, आप कारणों पे जाओ। कारण कौन है? इससे खतरनाक बात ये हुई है कि हामिद करजाई, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे और तालिबान सरकार के गिरने के बाद प्रथम राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के, उन्होंने चाइनीज मीडिया पे ये कहा है कि जिस प्रकार से अमेरिका और जो नेटो के ट्रुप्स जो अलाइज थे वो वहां से निकले हैं, वो दर्शाता है कि अमेरिका भाग के हार के वहां से निकला है। आप यहाँ पर टेररिज्म को रोकने आए थे, लेकिन उसी हालात में छोड़कर जा रहे हो। और फिर आगे वो कहता है कि चाइना, पाकिस्तान और रशिया मस्ट कम, ताकि वो हालात को ठीक करें। तो ये आपको दिख रहा है कि खतरा कहाँ है, खतरा के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? चाइना से लगा हुआ है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में मिनरल्स है। चाइना की आदत है, देखिए शहनशाह का जो प्रिंसिपल्स थे उसको वो फॉलो करते हैं कि बिना ब्लड शेड किए आप जंग को जीत लो। तो ब्लड शेड तो उन्होंने अमेरिकन ने किया, नेटो ने किया, लेकिन ये भाग गए। और भागे भी किस बेशर्मी से हैं? कल बगराम की जो एयरबेस इन्होंने खाली की है, जो वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उस क्षेत्र का, वो कह रहा है कि हमको बताया तक नहीं, वो खाली कर गए। तो
ये बेशर्मी से हटना है, क्योंकि आप यदि हट रहे हो तो आप सुरक्षा की व्यवस्था करके जाओ, वरना आपने 20 साल एक जनरेशन जो युवा पीढ़ी थी उसको वहां पे खा लिया, और अब आप छोड़ के जा रहे हो। छोड़ के जाने के बाद देखिए, अफगानिस्तान में एक बात पता है, कहा जाता है कि इट्स अ ग्रेवयार्ड ऑफ बिग पावर्स। और वहां पर एंटर होना आसान है, एग्जिट होना मुश्किल होता है। और जिस तरह से आप एग्जिट हो रहे हो कि तालिबान, कल तक के तालिबान जो था वो आतंकवादी था, आज आप उसके साथ बैठ के उसके साथ बैठक कर रहे हो। डील कर रहे हैं। ये अमेरिका की जो पॉलिसी है ना, ये गलत है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं चाइना का कट्टर विरोधी हूँ। तभी बीच में कोई कह रहा था कि हांगकांग चलना है, मैं बोला हांगकांग बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। वो चाइनीज लॉ बोलता है कि कोई भी व्यक्ति, वो फॉरेनर ही क्यों नहीं हो, बाहर ही क्यों नहीं बैठा हो, यदि चाइनीज इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है तो उसको कस्टडी में लेने का अधिकार है। मैं बोला कि मैं इतनी बड़ी मुफ्तान करूंगा कि हांगकांग या चाइना चला जाऊं। एनीवे, वो अपना एक अलग बात है। तो आप ये देखिए ना कि चाइना का मैं विरोधी हूं, लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये चाइना का ग्रुप था, जिसको 2002 में अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट किया था, टेरर लिस्ट में डाला था। पिछले साल उसको टेरर लिस्ट से हटा दिया। अब आप ये बताओ, या तो वो उस समय टेररिस्ट नहीं था, या फिर आज भी टेररिस्ट है। ये डुअल स्टैंड जो होता है आतंक के खिलाफ या दूसरी चीजों के खिलाफ, ये चीजों को, पॉलिसीज को लंबा नहीं चलने देगा। और ये अमेरिका की जो डुअल नीति है ना, उसकी वजह से अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर बनता जा रहा है। अफगानिस्तान से निकलने की ऐसी क्या जल्दी थी कि ट्रंप ने भी पहले ये किया, मैं बोला था कि ये भी गलत कर रहा है। अब उससे ज्यादा तो मुझे जल्दबाजी में दिख रहे हैं जो बाइडेन निकलने के चक्कर में। आपने 11 सितंबर का टाइम दिया था, आप तो उससे पहले ही भाग निकले वहां से। और ये पता है कैसा है मनु, ब्रिटिश ने जो डेट रखी थी इंडिया से निकलने की, उसको प्रीपोन्ड किया और 15 अगस्त किया। और उसकी वजह से जिस प्रकार के हालात बने, देश का विभाजन करना पड़ा। यदि ब्रिटेन 6 महीने, साल भर और रुकता तो ना वैसे दंगा होता, ना 15 लाख लोग कटते, और हो सकता है कि पार्टीशन भी रुक जाता। तो ये लोग जो हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये लोग का मतलब ये है एंग्लो सेक्शन लोग, सब ब्रिटिशर्स हैं ये, चाहे अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, सब एक ही है वो। इन्होंने जहां जहां भी रूल किया या जहां जहां पर गए, वहां पर इस प्रकार से छोड़ के भागते हैं कि फिर लोग कट मरे। और यही चीज मैं बोल रहा हूँ आपको कि अफगानिस्तान में यही होना है। अफगानिस्तान में काबुल गिरने में दिन नहीं लगेंगे। और एक श्रोता भी पूछे थे भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए सब पे इम्पैक्ट पड़ता है, भारत पे भी पड़ेगा। हम एक जियोपॉलिटिकल दुनिया में रहते हैं, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है ना, ये जियो पॉलिटिक्स में आप बात करें तो बड़ी निपुण है। तालिबान से भी बात करिए, क्यों नहीं करें। देखिए, तालिबान एक रियलिटी है आज की तारीख में। यदि हमको अपना फायदा देखना है तो हम किसी से भी बात करेंगे। हमने $3 बिलियन का इन्वेस्ट किया है वहां पर, हमने सॉफ्ट पावर बनाया है, हम अपने फायदे की बात करेंगे। तो ये सरकार, मिनिमम जो भी होगा वो फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क तो सबको पड़ता है। यूएस को भी फर्क पड़ेगा, चाइना को फायदा मिलेगा। चाइना वहां पर आप देखो, विद इन 2 years, मार्क माई वर्ड्स, कि चाइना जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव खूब अच्छी तरह से अफगानिस्तान में ले जाएगा। वो तालिबान की जो सत्ता वाले क्षेत्र है वहीं से ले जाएगा। तालिबान देखिए इज अ वॉर लॉर्ड। तालिबान इज नथिंग बट अ वॉर लॉर्ड, और रादर अ ग्रुप ऑफ वॉर लॉर्ड्स। और अफ्रीका में जो चाइना ने किया है ना, कि जितना भी उसका इन्वेस्टमेंट है वो वॉर लॉर्ड्स को साथ लेके करता है। तो उसके लिए तो बड़ा आसान है, इस प्रकार के वॉर लॉर्ड्स को साथ लिया जाए, उनको एक शेयर दिया जाए, वो ही उसको सिक्योरिटी देंगे। और फिर उसके बाद माइनिंग का काम शुरू होगा। और माइनिंग, मिनरल चाइना की बहुत नजर रखती है मिनरल्स को, और मिनरल्स से बहुत बड़ा खदाने हैं मिनरल्स की वहां पर। चाइना उसका इकोनॉमिक लाभ लेगा। अमेरिका जो 20 साल तक इतने संघर्ष करने के बाद, $4-4 ट्रिलियन खर्च करने के बाद, अपने लोगों की शहादतें देने के बाद भी नहीं कर पाया, चाइना एक गोली चलाए बिना कर लेगा। बिल्कुल, आपने जो नेचुरल रिसोर्सेज की बात की डॉक्टर साहब, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, डू नॉट फॉरगेट, नेवर फॉरगेट कि तालिबान बच्चा है आईएसआई का। और आईएसआई किसकी गोद में बैठा है? वो अंकल, वो आईएसआई के जो ताया है ना, उनका नाम है शी जिनपिंग।
बिल्कुल, आपने आपने बिन बिन कहे ऐसी कड़ियां जोड़ दी हैं कि वो तो उस हिसाब से तालिबान जो है वो भतीजा है शी जिनपिंग का। रिश्ते रिश्ते तो भारत में महारत है बनाने की, और ये हकीकत भी है। लेकिन मैं जो नेचुरल रिसोर्सेज पे आ रही थी, अफगानिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर एरिया कह लीजिए और पाकिस्तान, और जो आपने रिश्ता तो आपने बता ही दिया, बलूचिस्तान का क्या होगा डॉक्टर साहब? देखिए, बलूचिस्तान जो है ना, उसके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि उसके पास रिसोर्सेज तो खूब हैं, लेकिन एरिया भी बहुत बड़ा है और जनसंख्या बहुत कम है। इसलिए जब वहां से पूरा के पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव निकल रहा है, तो लोग मरेंगे, दबाए जाएंगे। आपको बीच बीच में आतंक की घटनाएं दिखेंगी। आतंक का क्यों बोले, वो फ्रीडम फाइटर्स थे वहां पर जो पाकिस्तान के अत्याचारों से लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी किस्मत में अभी संघर्ष है, लंबा जाएगा। तो डॉक्टर साहब, मैं अपना आखिरी सवाल लेती हूँ क्योंकि कि उनके पास दे डोंट हैव वॉल्यूम। उनके पास मैन पावर नहीं है। बच्चे छोड़ा वो ही इतना नहीं मैन है। पावर नहीं है कि वो चाइना से भी लड़ ले और आपका पाकिस्तान से लड़ ले। नहीं नहीं, नहीं, देखो, बिल्कुल भी नहीं। वो जो जमीन है ना, वो बहुत बड़ा रियल एस्टेट है, लेकिन जनसंख्या बहुत कम है। आप ये देखो जनसंख्या कि कम ये है, नेचुरल बलूचिस्तान से रिसोर्सेज से ऊपर भरा और हुआ जाओ आप एरिया है। है। हाँ, बहुत है। आप बलूचिस्तान से ऊपर जाओ, सेंट्रल एशिया में जाओ, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज देखो, किसी की जनसंख्या 80 लाख है, किसी की 30 लाख है, किसी की 35 लाख है, लेकिन रिसोर्सेज खूब है। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी साहब ने भी यही बोला कि भारत जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। भारत कल तक कहता था कि तालिबान से बात नहीं करेंगे, आज वो मीटिंग कराए हैं, और हम तालिबान तो हमारा है, तो वो हमारे बीच में, क्योंकि तालिबान के प्रवक्ता की तरफ से पिछले दिनों फीडबैक आया था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, भारत भी हमारा पड़ोसी है और हमारे उनके साथ अच्छे संबंध रहेंगे, हम पीस के हिसाब से रहना चाहेंगे। तो आपको क्या लगता है, ये राष्ट्रपति साहब का फीडबैक ठीक है, या वो अपनी तरफ से कुछ और बैकहैंड पे कुछ और होने वाला है? देखिए, उनको तकलीफ होगी कि यदि भारत तालिबान से भी बातचीत करना शुरू कर दे, लेकिन फाइनली इट्स अ जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड। और ये जो तालिबान है ना, ये तालिबान भी 20 साल पुराना नहीं है, क्योंकि ये रशिया भी जा रहा है, ये कतर भी जा रहा है, ये अमेरिका से भी मिल रहा है। तो अब ये कहीं ना कहीं वैसा फॉलो शायद नहीं करेगा डिक्टेट्स ऑफ आईएसआई इन पाकिस्तान जैसे पहले करता था, कि एक जिसको कहते हैं ना कि आज्ञाकारी बच्चे की तरह बिल्कुल, जी पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी मम्मी, खड़े हो जाओ जी मम्मी जी पापा, वो वैसा शायद नहीं करे। तो और शायद हो सकता है उनको दिख रहे हो सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स, कि वो चाइना से भी बात कर रहे होंगे, उनके साथ ऐसे बातचीत चल रही होगी। तो पाकिस्तान को तकलीफ हो रही होगी कि हर जगह हम क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जब वो भारत से भी बात कर रहे हो, भारत क्यों नहीं करे। देखो, इस जियो पॉलिटिक्स में कोई नैतिकता नहीं होती, इसमें केवल राष्ट्रहित होता है, और वही तकलीफ हो रही है पाकिस्तान को। बिल्कुल, क्योंकि उनको भी यही लगता है कि पाला पोसा तो हमने, और जवान होने के बाद बातचीत करने के लिए, बेनिफिट्स के लिए वो भी सब तरफ जा रहे हैं और दूसरे भी उनकी तरफ आ रहे हैं। तो शायद ये दर्द राष्ट्रपति की आवाज से छलका होगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से भी रात को आपने टाइम निकाला। यही डेडिकेशन होता है देश के लिए थैंक यू, थैंक यू। कि किसी भी वक्त हो हमें बात करनी चाहिए, हमें अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, और भारत क्या सोचता है नहीं, दुनिया भर मुझे एक चीज जो हमेशा मैं कहता हूँ, मैं हमेशा एक चीज चाहता हूँ मनु, कि भारत जो है आइडियाज फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड बने। मैं उसके लिए अपने लेवल पे प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सबसे कहता हूँ खूब पढ़ो और खूब विश्लेषण करो। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। जनरेशंस तभी बदलती हैं डॉक्टर साहब, तभी अदरवाइज बदलती है। आजकल की हमारी जनरेशन कहाँ जा रही है वो हमें पता है। जिस देश ने झांसी की रानी दी हो, तो झांसी की रानी उनका रोल मॉडल नहीं होती है, लेकिन झांसी की रानी रोल प्ले करने वाली उनका रोल मॉडल होती है। मैरी कॉम उनका रोल मॉडल नहीं ये होती, विडंबना लेकिन है। मैरी कॉम का रोल प्ले करने वाली उनकी रोल मॉडल। ये विडंबना है। बिल्कुल, तो ऐसे ऐसे यूथ को बताने के लिए वाकई कि पढ़ो, समझो, सोचो, रिएक्ट करो, तो ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद। जय हिंद डॉक्टर साहब।
तो ये थे वर्ल्ड 360 विद मनु में आज हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख जिनसे हमने बात की। चाइना ने हाल ही में 100 साल पूरे किए हैं। अमेरिका किस तरह से नाकाम और अमेरिका की नाकामियां किस तरह से रही, ना केवल चाइना को काउंटर करने में, अफगानिस्तान से भी किस तरह से। और ये अमेरिका की आदत बन चुकी है, जहां जहां भी अमेरिका गया है वो कोई जंग जीत कर नहीं गया है, सालों लगा देता है, ट्रिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट कर देता है, अपने लोगों की शहादत कर देता है, लेकिन वहां पे कन्फ्लिक्ट जो का तू छोड़ के जाता है। सेम वैसे ही जैसे ब्रिटेन ने आधी दुनिया पर राज किया, लेकिन जिन जिन देशों को ब्रिटेन ने छोड़ा उसके बाद वो आज तक उन्हें इतने सालों में संभलने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ ही हमने बात की कि उइगर मुस्लिमों के साथ चाइना में क्या हो रहा है, पाकिस्तान किस तरह से फीडबैक दे रहा है, वेस्ट की क्या नीतियां हैं और हकीकत में रियल बेस्ड सिचुएशन क्या है, और भारत इस वक्त कहां स्टैंड करता है, ना केवल साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में, वर्ल्ड के बीचों बीच भारत कहां स्टैंड करता है। ये सब बातें आज हमने डॉक्टर साहब से की। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं नए गेस्ट और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। गुड नाइट।